मेरे प्यारे नव युवक युवतियों, आज खून का रिश्ता नामक कहानी को शुरू करना चाहता हूँ। उसका रचनाकार का जो नाम है भीष्म साहनी। इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुए, मृत्यु 2003 ईस्वी में हुआ। ये शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि खून का रिश्ता यानी ब्लड रिलेशनशिप, ऐसा अनुवाद कर सकते हैं। बस मेरे तरुणा तरुणियों, अनुवाद कर सकते हैं अंग्रेजी में ब्लड रिलेशनशिप, खून का रिश्ता। यहां पर एक परिवार की कथा है। एक परिवार में मंगलसेन नामक एक आदमी रहता है, यानी चाचा नाम से पुकारते हैं, चाचा। उसके बाद बाबूजी, बाबूजी के पत्नी और उनके जो बेटा वीर जी और उनके बहन, उनके जो बहन का जो नाम है अभी अभी याद था, भूल गए, मनोरमा। गुड, देखो मनोरमा। और ये वीर जी के जो बहन मनोरमा, ये वीर जी के पिताजी और वीर जी के बीच में एक नियम से शादी पिताजी कराना चाहते हैं और वीर जी भी उसी में ही शादी करके किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा धन व्यय ना करने के बारे में सोचता है। उसके बीच चलने वाली खून का रिश्ता नामक कहानी का जो कथा वस्तु यानी सारांश जो कह सकते हैं। मेरे प्यारे नवयुवक युवतियों, आप ध्यान से किताब खोलकर देखना शुरू कीजिए। मेरे प्रथम पीयूसी के छात्र छात्राएं, आप ज़रा बार बार हर एक जो क्लास में कहते आ रहा हूँ कि हिज्जे के बारे में, स्पेलिंग्स, जब अपना हाथ में पेंसिल हो, पेन हो, रख कर लिखना शुरू करते हैं, तब ज़रा ध्यान रखकर मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये दोनों के बीच में ज़रा एक पल की शांति यानी शांत मन से अगर लिखने से, सोचने में और लिखने में एक ही हो जाता है। नहीं तो अभी तक आपके जो टेस्ट का जो पेपर देख रहा हूँ, मगर आप क्या करते हैं, सोचते हैं एक, लिखते हैं और एक। इस तरह जो लिखने से क्या होगा मेरे तरुणा तरुणियों, आप ही अंक को खोने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ज़रा हिज्जे के बारे में बहुत से बहुत ध्यान देना चाहिए। ह्रस्व दीर्घ, यानी आप कहते हैं छोटा बड़ा, वो ऐसा नहीं कहना। ह्रस्व की, दीर्घ की, अल्प प्राण, महाप्राण, इस तरह रहने वाले अक्षर शब्द को पहचान कर अगर उच्चारण करने से क्या होगा, आप बहुत बढ़िया लिखावट का अनुसरण कर सकते हैं। जैसे उच्चारण करते हैं वैसा लिखते हैं। इसीलिए उच्चारण बहुत
नितांत आवश्यक रीति में सही सही उच्चारण करना जरूरी है। उसका मतलब है जब आप पढ़ना बैठते हैं तब उसका सही सही तरह अल्प प्राण, कामा, फुल स्टॉप, महाप्राणा जहाँ जहाँ पर रहेगा ना उसी के मुताबिक पढ़ना सीखिए, तब अपने आप सुधरते जाओगे। ठीक है, इतना अंश को दिमाग में रख कर आप किताब को देखना शुरू कीजिए। देखिए, खून का रिश्ता। पहले लेखक परिचय। ये लेखक परिचय या कवि परिचय जो है ना, कुछ बच्चे पूछते हैं बाई फोन या मोबाइल में, सर एग्जाम में भी कवि परिचय या लेखक परिचय लिखना है? बिल्कुल नहीं है। ये 10th क्लास में आप लिखते थे इसलिए पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं है, मगर फर्स्ट ईयर पीयूसी का जो सिलेबस अलग है इसलिए वो सिलेबस के मुताबिक यानी पाठ्यक्रम के मुताबिक कवि परिचय हो या कठिन शब्दार्थ जो है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे मेरे तरुण तरुणियों। हाँ, देखिए, हिंदी साहित्याकाश में भीष्म साहनी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। आपका जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी को रावलपिंडी में हुआ। रावलपिंडी। आपके पिता का नाम हरवंशलाल था। हाँ? आपने मॉस्को के विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में सन 1957 से लेकर 1963 तक यानी 1957 से 1953 तक अनुवादक के रूप में काम किया है। कहाँ? मॉस्को के विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में 1957 से 1963 तक उन्होंने अनुवादक के रूप में काम किया है। आपकी विचार दृष्टि राष्ट्रीय और समाज परक थी। आपने अपनी कहानियों में निम्न मध्य वर्गीय परिवारों की कुंठाओं, निराशा, घुटन, असंगतियों का स्वाभाविक तथा प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। आपकी सामाजिक दृष्टि स्वस्थ तथा स्पष्ट है। आपकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 ईस्वी को हुई। किसकी? भीष्म साहनी जी की, कहानीकार की यानी लेखक की। आपकी प्रसिद्ध कहानियों में माता विमाता, बीवर, सिर का सदका, प्रोफेसर, अपने अपने बच्चे, खून का रिश्ता, चीफ की दावत आदि शामिल हैं। तमस आपका बहुचर्चित उपन्यास है। आपका यानी भीष्म साहनी जी के जो कहानियों में यानी उपन्यासों में ये तमस बहुत चर्चित यानी बहुचर्चित उपन्यास है। हाँ? ये था भीष्म साहनी जी का जो संक्षिप्त जीवन परिचय। मेरे प्यारे नवयुवक युवतियों, दोबारा कह रहा हूँ, ये सिर्फ समझिए, पढ़िए बस, पढ़कर समझिए बस। एग्ज़ाम या टेस्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? देखिए, प्रस्तुत कहानी में भीष्म साहनी ने सगाई की रस्म
सगाई आप सबको पता है, सगाई शब्द का अर्थ है एंगेजमेंट जो कहते हैं ना, आप सबको पता है। रिश्तेदारों की अहमियत, वीर जी का 1.25 रुपये में ही सगाई पर बल देना, 1.25 रुपये। मंगलसेन को अपनी हैसियत पर नाज होना, समझिए धीरे धीरे मैं पढ़ रहा हूँ। हैसियत पर नाज होना, मंगलसेन को अंततः सगाई में ले जाना, उनका आतिथ्य सत्कार, एक चम्मच का खो जाना, वीर जी का क्रोध प्रकट करना, मंगलसेन के साथ दुर्व्यवहार, प्रभा के भाई द्वारा चम्मच का वापस ला कर देना आदि घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। हाँ? अभी आगे पढ़ने वाले जो विचार विषय में ये सारे के सारे विचारों को हम पढ़ने वाले हैं। वर्तमान परिवेश में यह कहानी अत्यंत प्रासंगिक है और कहानी तत्वों पर भी वह खरी उतरती है। यानी कहानी हो, निबंध हो, यानी काव्य हो, जो भी लिखना है उसके लिए एक तत्व जो रहता है या नियम जो रहता है, वो नियम के मुताबिक हम क्या करना चाहिए, ज़रा अनुसरण करना जो पड़ता है। हाँ? उसके मुताबिक ये कहानी के तत्वों पर खून का रिश्ता कहानी खरी उतरती है। यानी आगे पीछे ना देखने के बदले वो सही सही वो तत्व के मुताबिक कहानी का जो रचना हुई है। आज के चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता तथा खून के रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल देने के उद्देश्य से इस कहानी का चयन किया गया है। देखिए मेरे तरुण तरुणियों, आजकल शादी कहे तो धूमधाम से कराने के बारे में या करने के बारे में लोग सोचते हैं, मगर ये इस खून का रिश्ता नामक कहानी में उस तरह करने के बारे में भीष्म साहनी जी असमत प्रकट जो करते हैं। कैसे? दोबारा ये 2.5 पंक्ति को मैं पढ़ने वाला हूँ, यानी दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरे तरुण तरुणियों। देखिए, आज के चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता, देखिए सरल विवाह की महत्ता यानी महत्व तथा खून के रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर, देखिए खून के रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल देने के उद्देश्य से, देखिए उसको हम आगे पीछे ना देखने बदले उसी को ही हम पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, उद्देश्य से इस कहानी का चयन किया गया है। इस कहानी यानी खून का रिश्ता नामक कहानी का चयन किया गया है, क्योंकि धूमधाम से करने से कितना पैसे का जो बर्बाद व्यर्थ हो जाता है, उतना जो पैसा व्यर्थ बर्बाद करने के बदले हम क्या करना चाहिए, जो जिसको ज़रूरत है वो ज़रूरतमंद व्यक्तियों को हम क्या करना चाहिए, उस पैसे को इस्तेमाल करने से उसका जीवन यापन हो जाएगा। ठीक है, हमारे लिए जितना आवश्यकता है उतना हम खर्चा करना चाहिए, उससे ज़्यादा करने से क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, मनमानी से, जो मनमानी शब्द को हम सुनना जो पड़ता है। इसलिए उस तरह ज़रूरत नहीं तो, आवश्यकता नहीं तो वही सा हम जो भी हो कैसा भी हो उस तरह का जो यानी व्यवहार को बंद करना उचित है। हाँ? इसके आधार से हम ये कहानी को शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान से, और एक बार कह रहा हूँ, आप ध्यान से हाथ में पेंसिल रख कर जहाँ जहाँ पर मैं रेखांकित करने को कहता हूँ
वहाँ वहाँ आप रेखांकित करके आगे बढ़िए। अब तक पहले भीष्म साहनी जी का लेखक परिचय कराया, अभी वो खून का रिश्ता नामक कहानी का सारांश यानी सम्मरी, संक्षिप्त सम्मरी को बताया। अभी इसके आधार पर रहने वाले कहानी को हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। खाट की पाटी पर बैठा चाचा मंगलसेन हाथ में चिलम तामे सपने देख रहा था। हाथ में चिलम, चिलम यानी आपको पता है आजकल के जो सिगरेट जो कहते हैं ना, उसी तरह पहले वो नली में यानी तंबाकू डालकर उसको पीते थे, उसको जो कहते हैं चिलम। चाचा मंगलसेन हाथ में चिलम को थामे सपना यानी सपने देख रहा था। वो क्या सपना होगा? उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के चींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास है जिसे वह गूंट गूंट करके पी रहा है। सिप बाई सिप जो कहते हैं ना, उसी तरह सपने में चाचा मंगलसेन दूध को पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में जाती है, कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चचा जाद छोटा भाई है मंगलसेन। यहाँ पर रेखांकित कीजिए, चचा जाद छोटा भाई मंगलसेन। और एक बात है, दूसरा पंक्तियों में वीर जी की सगाई, ये भी रेखांकित कीजिए। ठीक है। समधि मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है। झुककर यानी अतिथि सत्कार कर रहा। अगर हमारे सामने अतिथि रहे तो उसको हम कैसे भी ऐसा वैसा रहकर उसको पूछ सकते हैं क्या? नहीं है। ऐसा जरा कमर को नीचे करके झुककर क्या करते हैं उसको, सर जी आपको क्या चाहिए? और चाहिए बादाम, यानी बादाम जो दूध हो या जो भी हो, उसको एक तरीका जो रहते हैं वो तरीके से उसका अतिथि सत्कार हो रहा है। किसका? चच दादा मंगलसेन। ये याद रखना। और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और। अच्छा ले आओ आधा गिलास। मंगलसेन कहता है और तर्जनी से गिलास से तल में से शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगता है। देखो वो तो सपने देख रहा है, सपने में सगाई के चल रहा है, मगर वो दूध बादाम दूध जो दिया गया है उसमें पिस्ता बादाम को लेकर खा रहा है, मगर वो गिलास के नीचे तह में जो रहने वाले शक्कर को भी वो नहीं छोड़ रहा है कि छोटे बच्चे कैसे चाटते हैं ना, उसी तरह उसके नीचे से उंगली डालकर उस शक्कर जो रहते हैं ना, उसको शक्कर को अपना जीभ में लगाकर इस तरह चाट रहा है। देखो कैसे होगा, वो भी सगाई के रिश्तेदारों के घर में। अपने घर में करे तो वो अलग बात है, चाटा लगता है। कौन? मंगलसेन। ठीक है। इस पहला पैराग्राफ में 2 या 3 मुख्य अंश है। एक है मंगलसेन। मंगलसेन क्या कर रहा है? सपने देख रहा है। और मंगलसेन का रिश्ता क्या है? चच जाद, चचा जाद छोटा भाई है मंगलसेन। मंगलसेन कौन है? चचा जाद छोटा भाई।
ये 3 अंशों को आप याद रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा पैराग्राफ, मंगलसेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। देखो इस तरह चटकारा लेकर उसमें नए नए हाँ हाँ वैसा, हाँ। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई। देखिए वो हमेशा मंगलसेन तंबाकू जो मुंह में डालकर उन्होंने जो क्या कर रहा था, चबाने वाला आदमी था, मगर एकदम वो मिठास वाला जो बादाम जो दूध मिला ना, इसलिए उनको एक ना एक तरह मिठास आ गई। मगर स्वप्न भंग हो गया। हल्की सी जुरजुरी मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। देखिए मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह सपनों की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। देखिए वो सपना भी वो देख रहा था, मगर सचमुच ये सगाई का दिन भी था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे, बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। वो देखो वो दोनों सपना और ये सच सच बात एक ही समय पे जो चल रहा है। इसी तरह ये दूसरा पैराग्राफ में सपने का जो भंग होता है और सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। भतीजा मतलब है तम्मन मगा, ऐसा कन्नड़ा में जो कह सकते हैं। ठीक है। पहला पैराग्राफ समझ में आया ना आप सबको? पहला पैराग्राफ में 3 अंश हैं, मगर दूसरा पैराग्राफ में रेखांकित करने वाले 2 अंश है। एक है चच ज्यादा मंगलसेन का स्वप्न भंगा और भतीजे के सगाई। यहाँ पर पेंसिल से रेखांकित करके रखिए। ठीक है, समझ में आया ना मेरे तरुणा तरुणियों? ओके। मंगलसेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। देखिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटांक भर था, मगर ऐसा उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता था। उनको बहुत उमस में जो आकर उन्होंने बैठने नहीं हो रहा है। किसको? मंगलसेन जी को। ये उसी वक्त कोठरी में संतु आ पहुंचा। अंडर रेखांकित कीजिए, संतु कौन है आगे आएगा। आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला। मंगलसेन के हाथ में रहने वाले चिलम को लेते हुए बोला। क्या बोला? तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। देखो चाहे ये मजाक हो सकता है या गंभीरता के साथ हो सकता है, मगर चिलम को छीनकर उन्होंने इसी तरह कहता है। कौन कहता है? संतु। रेखांकित करने को जो मैं कहा उसको रेखांकित करके रखिए। संतु किसको कह रहा है? चाचा जाद मंगलसेन को कह रहा है। ठीक है। और चाचा मंगलसेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई। लर्जिश का मतलब है, आप चाहे तो लिखिए कंपन। कंपन यानी अंग्रेजी में जो कह सकते हैं शिवरिंग जो कहते हैं ना, उसी तरह। पर यह सोचकर कि संतु खिलवाड़ कर रहा है, बोला बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या
तुम्हें ले जाएंगे? इस तरह मंगलसेन संतु को कहता है। यानी मैं इस घर के बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी मेरे को लेकर जाते हैं, मेरे के अलावा तुम्हें लेके जाएगा क्या? इस तरह खिलवाड़ या मजाक नहीं करना संतु। कौन किसको कहता है? चचा जाद मंगलसेन संतु को कहता है। ठीक है, यहाँ पर संतु आया ना, वहाँ पर रेखांकित करके रखिए। बाद में इसी तरह लर्जिश शब्द का अर्थ है कंपन। ठीक है, देखिए अगला, किसी को भी नहीं ले जाएंगे वीर जी कहते हैं। अभी 3 पात्रों का जो नाम आ गया है, दोबारा कह रहा हूं, एक मंगलसेन, संतु, वीर जी। ये कौन कौन है? पहले मंगलसेन कौन है पता चला, चचा जाद पता चला, संतु कौन है अभी तक नहीं आया, वीर जी कौन है अभी तक नहीं आया, देखेंगे आगे आ जाएगा। हाँ, वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। अभी और एक पात्र का जो नाम आ गया बाबूजी, इसका मतलब है बाबूजी के जो बेटा का जो नाम है वीर जी, बाबूजी के बड़ा भाई का जो नाम है मंगलसेन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वीर जी आए हैं, चाचा मंगलसेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतु घर का पुराना नौकर था। ये भी रेखांकित करके रखिए, संतु कौन है? घर के पुराना नौकर। हाँ, क्या मालूम ठीक ही कहता हो, क्योंकि ये मंगलसेन को जरा ये दिक्क यानी इन्होंने यानी सोचकर, ओहो ये संतु जो है ना, वो संतु हमारा घर का पुराना नौकर है, उनको घर के बारे में सब कुछ पता रहता है, इसीलिए वो जो कहता है वो सही होगा। ऐसा एक बार कौन सोचेगा? गॉड मंगलसेन। हाँ, इस तरह समझते जाइए। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतु ने चिलम के 2 कश लगाए, फिर चिलम को ताक पर रखा। ताक यानी ऐश ट्रे जो रहते हैं ना, सिगरेट पीकर उसका जो ऐश आता है ना, ऐश को जो रखने के लिए एक छोटा सा डिब्बा जो रहते हैं ना, वो डिब्बे में हाँ, चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त, 2-2 रुपये की शर्त लगती है। ऐसा छोटे बच्चों के जैसे यानी बुजुर्ग यानी मंगलसेन के साथ घर का जो पुराना नौकर संतु कहता है, देखेंगे अगर तुम्हें लेके जाने से 2-2 रुपए शर्त है। वैसा कौन कहता है? किसको? गुड, ये फर्स्ट बेंच में वाले कह रहे हैं मंगलसेन को घर का पुराना नौकर संतु कहता है। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट, बस बक बक नहीं कर, जा अपना काम देख, ऐसा मंगलसेन संतु को कहता है। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतु ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के येन बीच में वीर जी और मनोरमा। देखिए यहाँ पर और एक पात्र का जो नाम आ गया। और एक बार कहता हूँ मेरे तरुण तरुणियों, पहला मंगलसेन,
दूसरा संतु, तीसरा स्थान में वीर जी, चौथा स्थान में बाबूजी और पांचवें स्थान में यानी पांचवी बार मनोरमा का जो नाम आ गया। ये सभी याद रखना, रखने के साथ साथ पेंसिल से उसको रेखांकित करके रखिए। और ठीक है, रेखांकित किया, ओके। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। बहस यानी चर्चा। संतु ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के येन बीच में वीर जी और मनोरमा भाई बहन एक साथ, देखिए वीर जी भाई है और मनोरमा बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। एक ही थाली में भाई और बहन खाना खा रहे थे। ये सभी रेखांकित करके रखिए। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेंक रही थी। पराठे, जैसे आपको सबको पता है पराठे क्या होता है, हाँ? और माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। ऐसा कौन कहता है? माँ जी। देखिए ये छठा स्थान पर माँ का परिचय हमारे लेखक जी करा रहे हैं। माँ जी यानी वीर जी और मनोरमा की माँ कह रही है, अकेले जाना उचित नहीं है, अच्छा नहीं रहेगा, एक ना एक तरह अपमान। ऐसा कौन कहते हैं? माँ जी कहती है। मैंने कह दिया, माँ तेरी सगाई मेरी सगाई 1.25 रुपये में होगी। यानी अकेले जाओ या 10 आदमी जाओ कोई बात नहीं है, मगर मेरी सगाई 1.25 रुपये में ही होना चाहिए, हाँ? और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे, जो मंजूर नहीं हो तो अभी से। देखो इस तरह माँ और बेटा दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे समझते जाइए। जैसे मैं कहते जाऊंगा अंडरलाइन करने के लिए यानी रेखांकित करने के लिए, करते करते अगर आप आगे बढ़ने से जब आप घर में बैठकर पढ़ना शुरू करते हैं ना, तब आपको बहुत आसान होगी। ठीक है, देखिए बस आगे कुछ मत कहना। माँ ने झट से टोकते हुए कहा, फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो। क्योंकि बड़ा होने के बाद यानी 17-18 साल होने के बाद माँ और पिताजी का जो नाम बेटा हो या बेटी हो सुनते नहीं है जल्द से जल्द। इसी तरह वीर जी भी कर रहे हैं। इसलिए माँ कहते हैं, तुम जब हमारा बात सुनते कभी भी नहीं सुनते हैं ना, ओके, तुम्हारा मन में कैसे आ जाता है वैसा करो, कहती है। आजकल कौन किसकी सुनता है? छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। देखिए और एक बार दोहराता हूँ, छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। जैसे माँ कहती है उसी तरह ये काम भी ढंग से या नियमानुसार नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। देखो माँ, घर में जो रहने वाली माँ को सब घर में रहने वाले हर सदस्य के बारे में पता रहता है। लड़का कैसे है, लड़की कैसी है, पिताजी कैसे रहता है, किस तरह का
किस स्वभाव का आदमी, इस तरह सभी पता रहता है। इसीलिए अपने बेटे के बारे में यानी वीर जी के बारे में भी पहले ही पता था, वैसा माँ अब कह रही है। ठीक है, ओके। अपने क्यों करेगा? मैं कान खींच कर इसे मनवा लूंगा, बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। दुलार, प्यार से। ना ना ना, मेरा बेटा है ना, ये मेरा बेटा हमारी जो बात सुनते हैं, इसलिए तुम ऐसा नाराज मत हो मेरी अर्धांगिनी। हाँ, दुलार यानी प्यार से। पर वीर जी खींच उठे। क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। देखो, आप ये पहले कह रहे थे कि इतना पैसा व्यर्थ नहीं करना चाहिए, मगर तुम्हारा बेटा का जो सगाई आते ही तुम्हारा जो नियम हो, अनुशासन हो, ताक में रख दिया क्या आप? ऐसा बेटा यानी वीर जी कह रहे हैं या पूछ रहे हैं। बस आप अकेले जाइए और ₹1.25 लेकर सगाई डलवा लाइए। कुछ भी हो बाबूजी, आप अकेले जाइए, ₹1.25 में सगाई डलवा कर आइए। वैसा बाबूजी को बेटा वीर जी कहता है। अभी आपको, आप सब को पता हुआ होगा कि इस परिवार में कौन कौन है। हाँ? वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं? आजकल बहनें भी जाती हैं। मनोरमा सिर झटक कर बोली। हाँ हाँ, इसका मतलब है मैं भी बाबूजी के साथ जाऊंगी। हाँ? वीर जी, तुम इस मामले में चुप रहो। बहन, आप इस मामले में बीच मत आइए, आप जरा चुप रहिए ना। सुनो बेटा, ना तुम्हारी बात ना मेरे बाबूजी बोले, केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे, माँ कह रही है। कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहां उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। जो समधि ठीक समझे दे दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। वैसा बाबूजी जो कहते हैं, हम वहाँ पर यानी समधियों के घर में जाकर हम कुछ भी पूछते नहीं हैं, वो जो दे देते हैं वो हम लेकर आ जाते हैं। वैसा बात बाबूजी वीर जी को यानी घर वालों को कहता है। हाँ? ये था खून का रिश्ता नामक कहानी की जो शुरुआत। ठीक है, आप सबको समझ में आया होगा। आप ठीक तरह मनन कीजिए। हाँ, अगली जो कक्षा में इसको सेकंड हाफ की रीति में यानी इसको आगे बढ़ाऊंगा। तब तक आप कहानी में कौन कौन, पहला कौन आया, दूसरा कौन आ गया, यानी भीष्म साहनी जी किस किस को कब कब उसको परिचित कराते जो आ गए, ये सारे एक लिस्ट बनाकर आप रखिए। उसके अनुसार अगर आगे बढ़ने से आप जब टेस्ट हो, एग्जाम हो आते हैं ना, तब सिर्फ उसको देखते ही पूरा का पूरा कहानी याद आने के जैसे आप की पॉइंट्स नाम के रूप में रखने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है,
मेरे नव युवक युवतियों, इसी के साथ साथ आज का जो क्लास को यानी कक्षा को समाप्त करूंगा। आप सबको भगवान भला करे।